लुडविग बोल्ट्जमैन आज हमारे इस डिस्कशन का मौजू है। बोल्ट्जमैन कौन था, उसने फिजिक्स में क्या कमालात दिखाए, फिजिक्स की दुनिया उसको क्यों याद करती है और उसने खुदकुशी क्यों की, ये हमारे आज मौजूआत होंगे। तो सबसे पहले ये बताता हूं कि इसका पूरा नाम लुडविग बोल्ट्जमैन था। पैदाइश इसकी 1844 में हुई और ये फौत हुआ 1906 में। ये वो जमाना था जब फिजिक्स बहुत तेजी से तरक्की कर रही थी, साइंसी इनकलाब का जमाना था। ये यूरोप में निशात सानिया का दौर था, बल्कि वो दौर थोड़ा उससे पीछे था। न्यूटन इससे 200 साल पहले था। मैक्सवेल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हवाले से आप जानते हैं, इसका तकरीबन हम असर था। और ये वो ज़माना था जब क्वांटम मैकेनिक्स अब तक ईजाद नहीं हुई थी। क्वांटम मैकेनिक्स का आना हुआ इसके चंद साल बाद। बल्कि जो काम बोल्ट्जमैन ने किया उसको मैक्स प्लांक ने इस्तेमाल किया पहली दफ़ा रेडिएशन के ऊपर। और यूं जो मशहूर ज़माना प्लांक फार्मूला है वो बोल्ट्जमैन के काम से डिराइव हुआ, उससे अखज़ किया गया। आइंस्टाइन ने भी जो बहुत से काम किए, खुसूसन ब्राउनियन मोशन के, वो बोल्ट्जमैन के काम के ऊपर मबनी थे। अब बोल्ट्जमैन का सारा काम हीट से मुताल्लिक था, गर्मी से। और सबसे पहले ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम गर्मी की हकीकत, इसकी माहियत, इसकी असलियत को समझें। तो गर्मी, देखिए, हम हज़ारों साल से समझना चाह रहे हैं। 4 अनासिर हैं ना जो क्लासिकल लिटरेचर में है, यूनान के ज़माने से। हवा, पानी, फिजा और आग। बिल्कुल, आग क्या है? गर्मी है। तो आग को एक बुनियादी अंसर समझा गया था। अब जब बुनियादी कोई चीज होती है, आप मजीद उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, जान नहीं सकते। वो बुनियादी अगर है तो वो एक इकाई है। लेकिन बात जब आगे चली, हजारों साल गुजरे, तो उसके बाद गर्मी के बारे में एक और सोच पैदा हुई। और वो सोच ये थी कि गर्मी दरअसल कोई माया नुमा चीज है जिसको एक नाम दिया गया। तो अब मैं हिस्ट्री ऑफ हीट बयान कर रहा हूं। तो 4 अनासिर से अर्थ, जिसका अभी हमने जिक्र किया, अर्थ, फायर, वाटर और एयर, हाँ, ये 4 थे। तो ये जिसको हमने हीट का। अच्छा, उसके बाद फिर ये कैलोरिक थ्योरी आई और ये समझा गया कि गर्मी एक मायानुमा चीज है जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म के अंदर जाती है। जो गर्म जिस्म है उसमें ज्यादा कैलोरिक है, जो ठंडा है उसमें कम है। लिहाजा जिस तरह पानी ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाता है तो ये कैलोरिक भी उसमें जाती है। और ये जिस्म एक बर्तन की मानिंद है। तो जिसमें ज्यादा, जो बर्तन ज्यादा बड़ा होगा या जिसमें गर्मी जज्ब करने की ज्यादा सलाहियत होगी, उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी, हीट कैपेसिटी। तो देखिए, हीट कैपेसिटी वो लफ्ज जो आज भी हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, ये
वहां से आती है कि एक इसमें सलाहियत है किसी चीज के अंदर गर्मी जज्ब करने की। तो ये ख्याल था आज से कोई 150 साल पहले तक का। अच्छा, अब ये पता चला कि दरअसल गर्मी और काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कि जब आप मैकेनिकल वर्क करते हैं, मिसाल के तौर पर आप अपने हाथ को यूं रगड़ते हैं, तो उस रगड़ में आपने काम किया ना, एक कुव्वत थी, उस कुव्वत के खिलाफ आपने काम किया, लिहाजा गर्मी पैदा हुई। तो जो रिश्ता है काम और गर्मी का, वो जूल ने साबित किया, और उसने ये साबित किया कि उसकी मिकदार भी उसने मालूम की। तो मिसाल के तौर पर ऊंचाई से कोई शय नीचे गिरती है, तो आ, अगर वो पानी में गिरे तो वो पानी गर्म हो जाएगा। उसी जितनी जितना काम आपको करना पड़ा उस जिस्म को ऊपर ले जाने में, उसी हिसाब से इसमें ज्यादा गर्मी पैदा होगी। यानी कि वर्क एंड हीट आर द सेम थिंग। अच्छा, ये बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। उसके बाद एक, तो ये आ, इसको आप कहें कि मैकेनिकल हीट इक्वल्स वर्क इक्वल। उसके बाद एक बहुत बड़ा काम हुआ जो क्लाउसियस के नाम से मंसूब है, और जिसमें एंट्रोपी नामी एक चीज पहली बार इंट्रोड्यूस की गई। अच्छा, लेकिन ये एंट्रोपी ये बड़ी एक मुजर्रद, एक बड़ी एब्स्ट्रैक्ट अंदाज में इसमें फिजिक्स में शामिल की गई। इसको आप सिर्फ इक्वेशन के जरिए से समझ सकते हैं। तो अगर आप थोड़ी सी गर्मी, चलिए इसको आप डेल्टा क्यू कहें, किसी जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं, और अगर इस डेल्टा क्यू को आप उसके दर्जाए हरारत से यानी टेम्परेचर से तकसीम करते हैं, तो उसी हिसाब से इसमें एंट्रोपी पैदा होगी, और उस एंट्रोपी की मिकदार इतनी है डेल्टा एस, जो कि डेल्टा क्यू बटा टी है। क्लाउसियस ने एक बड़ी हैरान कुन चीज साबित की। उसने कहा कि एक आजाद जिस्म में, यानी कि एक ऐसा जिस्म जो बाकी दुनिया से कटा हुआ है, या खुद आप कह सकते हैं कि अपनी दुनिया है या मुकम्मल कायनात है, तो एंट्रोपी कभी घट नहीं सकती, हमेशा बढ़ती चली जाएगी। इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। और लगता तो ऐसे है कि भाई हमें इससे क्या है, कोई चीज बढ़ती जाए या ना बढ़े तो हमें उससे क्या। लेकिन आप यकीन जाने कि अगर ये और ये न होते, न दरियाफ्त होते, तो दुनिया में कोई इंजन नहीं हम बना पाते। भाप का इंजन या पेट्रोल या डीजल या किसी और किस्म का इंजन जिसमें गर्मी का आना होता है और जाना होता है, ये इतने बुनियादी हैं कि आप समझ लें कि जो हमारी तमाम टेक्नोलॉजी है वो इसके ऊपर मबनी है। अब मजे की बात ये कि सब कुछ हो सका उस जमाने में जब हमें एटम्स की भी खबर नहीं थी। हम समझते थे, इंसान समझता था ठीक है, मिसाल के तौर ये गर्मी है कोई चीज, मगर इसका क्या ताल्लुक है बारीक जर्रों के साथ, ये तो खुद एक चीज है। सोच ये अब भी ये थी कि इसके पीछे कैलोरिक जैसी कोई चीज होगी।
बहरहाल इसको हमें हमें परवाह नहीं इसकी कि क्यों ऐसे होता। लेकिन फिर केमिस्ट्री से हमें ये पता चलने लगा कि आप एटम्स को दरगुजर नहीं कर सकते। आखिर जब आप मिसाल के तौर पर कोई एसिड और बेस मिलाते हैं तो वो एसिड और बेस को एक खास मिकदार में जब आप मिलाएंगे तो उससे कोई नमक बनेगा। और डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रोपोर्शंस, मल्टीपल प्रोपोर्शंस, उसमें फिर ये एटम का कॉन्सेप्ट आने लगा। मगर गर्मी के साथ इसको जोड़ना एक बड़ा खतरनाक काम था, और ख़ास तौर पर उस ज़माने में जब एक फिज़िक्स में एक एक सोच थी, एक फ़लसफ़ा था जिसको पॉजिटिविज़म कहते हैं। तो पॉजिटिविज़म में ये था कि हम वही मानेंगे जो हम देख सकते हैं, जिसका हम मुशाहिदा कर सकते हैं। हाँ, बेशक आप अपनी आंखों से ना देख सकें, लेकिन आपके पास जो आलात हैं उनकी मदद से तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ आई कांट सी एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू बी यूजिंग इट। ये फलसफा था पॉजिटिविज्म का। अब बोल्ट्जमैन जब अच्छा, बोल्ट्जमैन अगरचे नाम जर्मन है मगर इसकी पैदाइश ऑस्ट्रिया की है। एक शहर है वहाँ ग्राज के नाम से, और तदफीन भी मेरा ख्याल है वहीं हुई या वियना में हुई, बहरहाल ऑस्ट्रिया में। तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था जब, और मैथमेटिक्स में ख़ास तौर पर तो बहुत जल्द उधर लोगों ने पहचाना कि ये इसका दिमाग तो बहुत ही आला किस्म का है। और फिर इसको यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला। बहुत जल्द ये 23 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गया। इसकी शोहरत फैलती चली गई, और जब उस वक्त ऑस्ट्रिया के एम्परर को ये पता चला, ऑस्ट्रिया के बादशाह को पता चला और जर्मनी के बादशाह को पता चला, तो वो आकर उसके लेक्चर्स में बैठा करते थे। काइजर विल्हेम खुद आकर इसके लेक्चर्स में बैठता था। तो देखें, वो ज़माना था जब साइंस बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही थी, लेकिन तरक्की इसलिए कि समाज में उसकी बड़ी कदर थी। उस लोगों को पता था, उस ज़माने के पढ़े लिखे लोगों को पता था कि कितनी ताकत है इन बातों के अंदर। गो कि ये हमारे हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं आते, लेकिन इनको पढ़ने से एक नई दुनिया खुलती चली जाती। तो अब मैं इस पर आता हूं कि इसने बोल्ट्जमैन के मुख्तलिफ काम। बोल्ट्जमैन सबसे पहले उसने जो मैक्सवेल ने उससे कोई 30 साल पहले एक गैसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला डिराइव किया था, वो उसको रीडिराइव किया, लेकिन एक इक्वेशन लिखकर जो बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन कहलाती है। अब बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन अब जो मैंने आपको बताया ना कि उसने आखिर में खुदकुशी की, तो इस इक्वेशन ने उसके मुखालिफिन को बड़ा मवाद दिया। और अब मैं आपको बताता हूं कि ये मसला बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन का है क्या, और इससे ये कंट्रोवर्सी क्यों पैदा हुई, यहां तक कि बोल्ट्जमैन अपना सर पकड़ के रह गया। क्योंकि जो जर्मनी के बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, बहुत बड़े दिमाग थे,
और सरे फेरिस्त उनमें अर्न्स्ट माख था। माख का नाम आपने सुना होगा। माख जैसा कि माख 1, माख 2, माख 3, जब एक जहाज स्पीड ऑफ साउंड पे उड़ता है तो वो माख 1 पे जाता है, जब उससे दुगना जाता है तो माख 2 होता है, वगैरह वगैरह। तो अर्न्स्ट माख उस जमाने का बहुत बड़ा साइंसदान था। और आइंस्टाइन भी आप समझ लीजिए कि उसी कबीले का था। आइंस्टाइन बाद में आया, लेकिन उस वक्त मेरा ख्याल है कि माख हयात था, बूढ़ा हो चुका था लेकिन हयात था। तो माख, और दूसरा था ऑस्टवेल्ड, OSTWALD। वो इसके पीछे पड़ गए, और मैं आपको बताता हूं कि वजह क्या थी। तो बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन आपको ये बताती है कि एक गैस के अंदर कैसे इक्विलिब्रियम पैदा होता है। इक्विलिब्रियम ठहराव की हालत। तो फर्ज कीजिए कि मैं यूं अपना हाथ हिलाता हूं तो आसपास गैस मूव करती है। इसमें इक्विलिब्रियम जो पहले था सो खत्म हो गया, लेकिन कुछ वक्त के बाद, कितना वक्त लगेगा, तकरीबन इंटर एटॉमिक कोलिजन्स जितना वक्त लगता है एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने में, उससे चलिए 5 गुना 10 गुना ज्यादा होगा, लेकिन स्केल उससे सेट होता। तो बोल्ट्जमैन ने ये इक्वेशन लिखी और डिराइव की, बल्कि बहुत उसकी लंबी डेरिवेशन है, और जिसको मैथमेटिक्स की जबान में इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो एक तरफ डेरिवेटिव्स हैं, दूसरी तरफ इंटीग्रल है, और ये एक खासा लंबा प्रोसेस था जिससे ये आखिर में उस तक पहुंचा। इसका एक सॉल्यूशन ये बनता है कि जब ठहराव की हालत में हो तो आपको मैक्सवेल वाला रिजल्ट मिल जाता। तो चलिए ये अच्छी बात है, क्योंकि वो तस्दीक शुदा रिजल्ट था उस वक्त। लेकिन ये इक्वेशन इस किस्म की है, इसमें मैं क्योंकि ये टेक्निकल टॉक तो है नहीं, लेकिन इसमें इक्वेशन इस तरह की बनती है, dF/dt इक्वल्स समथिंग, यानी कि यहां पर एक डेरिवेटिव है t का, गोया कि, और इस साइड पर कोई डेरिवेटिव्स नहीं है t के। अब अगर मैं t को -t कर दूं तो इस साइड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, यानी कि ये नॉट रिवर्सिबल इन टाइम है। अच्छा, अब माख का ये कहना था, 2 एतराजात थे माख के और ऑस्ट्रेल के, और जो जर्मनी के दूसरे बड़े साइंसदान थे उनका कहना था, देखो जो न्यूटन का कानून है, जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं, इनमें अगर आप टी को -t कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि ये है। सो इन कॉन्ट्रास्ट, मसलन न्यूटन्स लॉ है, दिस इज इक्वल टू फोर्स है, और फोर्स, बहुत से फोर्सेस किसी एक जिस्म के ऊपर अमल करते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब अगर आप टी को -t करें तो इस पर तो कोई असर नहीं पड़ता,
ना इस पे असर पड़ता है, क्योंकि इधर टी की दो ताकतें हैं। लिहाजा जो इक्वेशंस बुनियादी हैं, जिनसे आखिर जिनका इस्तेमाल बोल्ट्जमैन को करना पड़ा, जो बुनियादी इक्वेशंस, ये तो टाइम रिवर्सल इनवेरिएंट हैं। आप टी को माइनस टी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब अमलन इसका मतलब ये बनता कि मिसाल के तौर पर मैं ये पत्थर फेंकता हूं यहां से ऐसे, तो ये पत्थर ऊपर ऐसे इस ट्रेजेक्टरी पे जाकर यहां पर पहुंचता है। इसकी आपने वीडियो बना ली। अब उस वीडियो को आप उल्टा चलाएं तो ऐसे जाता हुआ पत्थर दिखाई देगा। आप फर्क नहीं कर सकते कि यूं ठीक है या यूं ठीक है। अच्छा, चलिए, ये तो ठीक बात है एक एक पार्टिकल के लिए। अगर दो हो तो क्या होगा? तो वो भी वैसे ही है। उसमें ये कि अगर आपने इसको इसके साथ टकराया तो ये टकराकर इस तरफ चला गया, ये टकराकर इस तरफ चला गया, ऐसे। इसको आप तो ऐसे था, लेकिन अगर आप इस तीर को उल्टा दें तो भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, चलिए, 2 से आप 3 तक जाएं। 3 का आप एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था। ये पहले 2 टकराते हैं, फिर एक इनमें से इससे टकराता और दूसरा उधर चला जाता। इसकी भी आप वीडियो बनाएं, वो भी ठीक लगती है। लेकिन देखें, जैसे जैसे आप ज्यादा बनाते चले जाएंगे, जितने ज्यादा इसमें जर्रे आप शामिल करते चले जाएंगे, तो ज्यादा मुश्किल होगा ये कबूल करना कि उल्टी चलाई हुई वीडियो और नॉर्मल चलाई हुई वीडियो दोनों ठीक हैं। उनमें से जो नॉर्मल चलाई हुई वीडियो होगी वही आपको सही लगेगी। तो ऐसे मिसाल के तौर पर मेरे पास एक या आप ये देखते हैं कि आबशार से पानी नीचे गिरता है और वो गिरता है, जमीन से टकराता है और फिर कतरों में बिखर जाता है। अच्छा, अब इसकी आपने वीडियो बनाई, पानी ऊपर से गिर रहा है और कतरों में बिखर जाता। अब उस वीडियो को अगर आप उल्टा चलाएंगे तो कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि ये भी ठीक और वो भी ठीक। हाँ, जो ऊपर से गिरता पानी है वो आपको ठीक दिखाई देगा, दूसरा नहीं। या अगर एक वीडियो बनी किसी की जिंदगी की और वो पैदा होता है, जिंदगी गुजारता, फिर मर जाता है, कब्र में दफन हो जाता। अब कब्र से उठते हुए बंदे को जवानी तक का सफर और फिर जवानी से वो बच्चा बन जाए, वो तो आपको पता है कि गलत है ना। मगर 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 जो इक्वेशंस हैं, जो बुनियादी इक्वेशंस हैं, और बुनियादी इक्वेशंस दो ही हैं, एक न्यूटन का इक्वेशन और फिर मैक्सवेल इक्वेशन, और दोनों टाइम इनवेरिएंट हैं। तो फिर आखिर ये मसला क्या है? आखिर वक्त का धारा एक ही तरफ क्यों है? तो ये उस जमाने का सवाल था जिसका जवाब इस इक्वेशन से मिलता है, लेकिन जिसको मार्क ऑस्टवेल्ड और दूसरे बड़े साइंसदान जर्मनी के कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे, और जिसकी वजह से बोल्ट्जमैन सख्त परेशानी में मुब्तला हुआ। अच्छा, अब बोल्ट्जमैन ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया? तो उसका मुद्दा ये था कि हाँ, हर चीज मुमकिन है
लेकिन कुछ सिचुएशंस का इम्कान बहुत ज्यादा होता है बनिस्बत दूसरी सिचुएशंस के। और ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो इसका नतीजा है, देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये कहना है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती चली जाएगी, कायनात की एंट्रोपी बढ़ती चली जाएगी। कायनात मुकम्मल कायनात होती है ना, उस बाहर की कोई चीज नहीं होती उसमें। तो जो क्लाउसियस ने दरियाफ्त किया था वो बोल्ट्जमैन ने इससे भी हासिल किया, बल्कि उसकी तस्दीक की, उसकी तौजी पेश की इस इक्वेशन के जरिए से। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे तौजी पेश हुई। अब फर्ज कीजिए कि एक डब्बा है, इसमें बराबर का है, चलिए ऐसे, यहां आप बहुत सारे एटम रखते हैं। अच्छा, बीच में एक पार्टीशन है, उस पार्टीशन को आप यकायक गायब कर देते हैं, तो जो एटम इसमें थे और जो हरकत में है वो फिर पूरे डब्बे में फैल गए। अच्छा, अब आपने कभी, चलिए इसको मैं थोड़ा सा बदलता हूं। ओके, मैं यही सिचुएशन रखता हूं, लेकिन पहले सिर्फ एक एटम लीजिए, एक एटम लीजिए। अच्छा, एटम घूम फिर रहा है इधर, वो दीवारों के साथ टकरा रहा है, तो कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, मगर इस दीवार के पार नहीं जा सकता। अच्छा, अब आपने ये दीवार खत्म कर दी, अब ये इधर भी जा सकता। अब अगर आपने दोबारा यहां दीवार खड़ी कर दी, तो हाँ, ये इम्कान बनता है कि ये इधर हो, लेकिन उतना ही इम्कान बनता है कि उधर हो। तो आधा वक्त आप समझ सकते हैं कि वो इधर गुजारता है, आधा वक्त उधर गुजारता। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। तो ये टाइम रिवर्सिबल भी है। अच्छा, अब अगर दो हों तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अब अगर बहुत से हों और आपने ये दीवार यहां से निकाल दी, तो ये अब फैल जाएंगे। अब ये जरूर मुमकिन है कि अगर 10 पार्टिकल्स हों यहां पे, तो किसी वक्त 5 आपको इधर नजर आएंगे, 5 उधर नजर आएंगे। ये भी मुमकिन है कि सारे के सारे एक तरफ हों या दूसरी तरफ हों, लेकिन उसका इम्कान अब बहुत कम हो गया 10 पार्टिकल्स के साथ। अब 10 को आप बढ़ा के 100 कर दें, 100 को बढ़ा के आप 1000 कर दें, उससे उसको बढ़ाते बढ़ाते आप 10 टू द पावर 23 तक ले जाएं, तो जो चांस बनता है कि वो सारे के सारे एक तरफ हों, वो इतना कम होगा कि कायनात अपनी पूरी जिंदगी गुजार देगी, जितनी भी है 10 टू द पावर 13 साल, लेकिन फिर भी ये वापस नहीं आएंगे। ये छोटी सी कैलकुलेशन है जो हम कर सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि अगर आप यहां पर एक नॉर्मल गैस में 10 टू द पावर 24 पार्टिकल्स होते हैं, इसको समझ लीजिए कि यूनिट वॉल्यूम है, तो जितना वक्त लगेगा इसको वापस आने में, दैट विल बी मच 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 ग्रेटर देन द एज ऑफ द यूनिवर्स। लिहाजा अगरचे टाइम रिवर्सल मुमकिन है, लेकिन टाइम रिवर्सल अपनी बुनियाद में बिल्कुल ठीक है,
लेकिन जो जो अम, इम्कान है कि आप ओरिजिनल स्टेट तक आ जाएंगे, वो बहुत 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 कम हो जाता। तो बुनियादी तौर पर बोल्ट्जमैन का जो बड़ा काम है, उसने बेतरतीबी बेतरतीबी को एक मैथमेटिकल अंदाज में समझा, उसको एक मैथमेटिकल शक्ल दी। बोल्ट्जमैन की कब्र पे एक कतबा है, कतबे के ऊपर लिखा है उसका मशहूर जमाना फॉर्मूला, S=K log W। कितना छोटा फॉर्मूला, मगर इसमें कितनी बड़ी बात। वो जिसको क्लाउसियस ने बिल्कुल मैथमेटिकल अंदाज में समझा था, जिसमें एटम्स का वजूद भी नहीं आता था, बोल्ट्जमैन ने उसको एटम्स यानी जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी उन उनके स्पेस, उनके फेज स्पेस के साथ जोड़ा। तो यहां पर W उन W तादाद बनती है उन एटम्स के कन्फिगरेशंस की, और S एंट्रोपी है, वो जिसको सबसे पहले क्लाउसियस ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन ये जाने बगैर कि उसके माने क्या हैं। तो ये समझ लीजिए कि बेतरतीबी, एंट्रोपी को हम बेतरतीबी कह सकते हैं, इंतशारियत कह सकते हैं, कोई पता नहीं सही लफ्ज इसके लिए इजाद हुआ है कि नहीं उर्दू में, लेकिन जहां इंतशार है, जहां बेतरतीबी है, वहां एंट्रोपी है। और एंट्रोपी को अब देखें कि यहां पर जब ये सारे एक तरफ हैं तो बेतरतीबी कम है इसमें। हाँ, ये इधर कोई तरतीब नहीं है, लेकिन हर एटम को ये दीवार इस तरफ रहने पर मजबूर करती है। अब जबकि आपने ये हटा दिया, ऐसे कर दिया, तो ये एटम फिर, तो ये हो गया लो एंट्रोपी, और ये हो गया हाई एंट्रोपी। तो यहां W कम है, यहां ये W कम है, यहां ये W ज्यादा है। तो जो बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन है वो आपको ये बताता है कि आप हमेशा उस हालत की तरफ जाएंगे जो ज्यादा बेतरतीबी की है। और ये ऐन वही चीज है जो क्लाउसियस ने कहा था कि द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल कीप इंक्रीजिंग, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, अब माख का पहला एतराज तो ये था कि ये सारी फजूल चीज है, एटम्स को तो हमने देखा ही नहीं कभी। देखिए, बड़ी लिमिटेड सोच थी उस वक्त पॉजिटिविस्ट की, जो ये कहते थे कि हमने अगर किसी चीज को देखा नहीं तो हम उसको माने क्यों, उसको हम अपनी इक्वेशंस में भी क्यों इस्तेमाल करें। दूसरे ये कि जो मैं बयान कर चुका हूं कि आपने जो बुनियादी इक्वेशंस इस्तेमाल की हैं उससे आप तजावुज नहीं कर सकते, लिहाजा आप एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन से कभी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन नहीं, उस तक नहीं पहुंच सकते। तो गलत है तुम्हारा काम। बड़ी ठेस लगी, बहुत चोट लगी बोल्ट्जमैन को, और वो इसके बाद से जहनी तजब्जुब का शिकार हुआ।
यहां तक कि वो रातों को नहीं सोता था, उसको गुस्सा भी आता था, लेकिन बात उधर की भी ठीक। तो फिर क्या किया जाए, इसका परेशानी। अब ये देखें ना, जो सच्चे साइंसदान होते हैं वो वो इसको नहीं देखते कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। वो इसको देखते हैं कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है। उसका कॉल ये था जो मैंने यहां लिखवाया है, सच बोलो, सच लिखो, और फिर उसका आखिरी दम तक दिफा करो। और अब उसकी परेशानी में एक और इजाफा हुआ, वो मैं अब आपको बताता हूं। इसके लिए थोड़ी सी मुझे तमहीद माननी पड़ेगी। ये दो डायमेंशंस हैं, इसको आप कह दें एक्स वाई, या इसको आप कह दें x1 x2। यानी कि इस नुक्ते को आप दो नंबर से पहचानते हैं। अब अगर कोई जर्रा 3 डायमेंशन में हो तो 3 आदाद से उसको आप पहचानेंगे, x1 x2 x3। अब कुछ वक्त के बाद हमारे पास ये सलाहियत ख़त्म हो जाती है कि हम ज़्यादा बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर सके। 3 के बाद तो हम कर ही, 2 के बाद नहीं कर सकते, 3 का तो हम ऐसे ही ख्याली तौर पर विजुलाइज कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब अगर एक ज़र्रे को आप मुकम्मल तौर पर पहचानना चाहें तो उसके बारे में 2 चीज़ें आप बता सकते हैं, कम से कम क्लासिकल मैकेनिक्स में। वो ये कि वो कहाँ पर है और किस रफ्तार पे चल रहा है। 2 चीज़ें एक डायमेंशन में। अगर तो ये 3 डायमेंशन में हो तो आपको ये बताना होगा कि ये इधर है, ये इस रफ्तार पे चल रहा है। यानी कि आपको 6 नंबर देने पड़ेंगे हर एक पार्टिकल के लिए। ठीक? तो ये एक्स, वाई, जेड, momentum in the x direction, momentum in the y direction, momentum in the z direction, ये 6 नंबर बने एक पार्टिकल के लिए। तो उसको आप, चलिए हम वो ड्रॉ तो कर नहीं सकते, लेकिन अब आप अपने जहन में ये सोचेंगे कि ये एक पॉइंट है जो 6, जिसके साथ 6 नंबर्स जुड़े हुए हैं। अच्छा, अगर 2 पार्टिकल्स हों तो फिर क्या, फिर आपको 12 नंबर बताने पड़ेंगे ना। ये पार्टिकल कहाँ है, किस रफ्तार पे चल रहा है, 6 वो हो गए। ये पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल है, इसके भी 6 नंबर हैं, टोटल 12। अगर n पार्टिकल्स हों तो फिर आपको 6n नंबर्स बताने होंगे। तो बड़ी इससे एक खूबसूरत तस्वीर बनती है कि एक गैस की मुकम्मल हालत, अब सोचें तो 10 ताकत 24 पार्टिकल्स हैं उसमें, मगर उसको आप एक नुक्ते से पहचान सकते हैं। वो नुक्ता है 6 × 10⁻28 डायमेंशंस में। तो बेशुमार एक्सिस हैं, मगर एक नुक्ता है। अच्छा, इसको कहते हैं फेज स्पेस। तो इस फेज स्पेस में जिसके तो इस 6n डायमेंशनल फेज स्पेस में एक नुक्ता है जो वक्त के साथ घूमेगा फिरेगा पूरे स्पेस में। आपने
अगर एक एटम को इसको धक्का दिया तो ये नुक्ता भी उसको रिफ्लेक्ट करेगा। अच्छा, तो अब ये चलता फिरता घूमता घामता हर तरफ जाएगा। उस जमाने में एक 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 और मैथमेटिक्स में, प्योर मैथमेटिक्स में एक थियरम नुमा चीज सामने आई, और अगरचे उसको प्रूव नहीं किया गया शुरू में, लेकिन वक्त के साथ वो हो गया और बहुत ही प्लॉजिबल था। इसको कहते हैं अर्गोडिक हाइपोथेसिस। उस वक्त कहते थे अर्गोडिक हाइपोथेसिस, बाद में फिर ये थ्योरम बन गया। और बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे उस जमाने के। तो ये पोइंकरे का नाम आपने सुना होगा, ल्यूविल का नाम सुना होगा, बहरहाल ये बहुत बड़े लोग थे। तो अब अर्गोडिक हाइपोथेसिस का ये कहना है कि अगर सिस्टम यहां से शुरू हुआ तो अगर काफी वक्त गुजर जाए तो ये इस नुक्ते के पास से बिल आखिर गुजरेगा। अच्छा, नुक्ता क्या होता? नुक्ता नुक्ता होता, ये नहीं कि कोई ऐसे गोल सी चीज होती है, नुक्ता नुक्ता होता। लिहाजा ये मेजर थियरी नामी एक शाख है मैथमेटिक्स की, उससे ये जुड़ा हुआ है। तो अब मसला ये है, देखें, सोचे सोचे सोचे, व्हाट इज दिस सेइंग? कैन यू सी व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम? हाँ, व्हाई? अच्छा देखें, ये जो एन है ना, ये अब गैस की बात छोड़ दें, गैस को एक तरफ करें। अब आप गैस और वो लेबोरेटरी जिसमें वो गैस है, या अगर ये गैस फिजा की है तो पूरी आप अपनी दुनिया शामिल कर लें, अपनी जमीन शामिल कर लें। वो नाकाफी है तो फिर आप और आगे चल लें निजाम शमसी, और बढ़ते बढ़ते आप पूरी कायनात इसमें शामिल कर लें। अब पूरी कायनात को आप एक नुक्ते से जान सकते हैं। एक नुक्ते में तमाम इंफॉर्मेशन है। अब क्लाउसियस का क्या कहना था? उसका कहना था कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती चली जाएगी कायनात के लिए। कायनात जो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसका दूर दूर से किसी और चीज के साथ ताल्लुक नहीं है, इसमें एंट्रोपी बढ़ेगी, कभी वो अपने पुराने हाल में नहीं पहुंच सकती। सो द यूनिवर्स इज डूम्ड टू इंक्रीज इट्स एंट्रोपी। और एंट्रोपी क्या चीज होती है? डिसऑर्डर। तो हम बदनज़मी की तरफ जा रहे हैं, हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं। कायनात का अंजाम होगा अ होपलेस हीट डेथ। अच्छा, और पोइंकरे ने और ल्यूविल ने शायद, हाँ, ल्यूविल ने ये कहा कि देखो, कायनात तो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगी। याद रहे, देखें हम किस जमाने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 1880 के लगभग। आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी 1916 में बयान की, हबल उसके 4 साल बाद आया। और वो जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स और ये कि कायनात महदूद है, कि कायनात की इब्तदा हुई थी, तो बहुत बाद की चीज है ना। यहां तो ये है कि कायनात हमेशा हमेशा से थी और हमेशा हमेशा तक रहेगी। लिहाजा ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपका गलत है, झूठ है, झूठ है। अगर अर्गोडिक थ्योरम सही है और अर्गोडिक थ्योरम के हक में, तो
बड़ी कवी दलीलें थी। लिहाजा ये नुक्ता जो कायनात है, कायनात की हालत है, घूमते 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 बिल आखिर अपने ओरिजिनल जगह पर पहुंच जाएगी, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गलत है। अब इससे बहुत बहुत परेशानी हो गई बोल्ट्जमैन को, मजीद परेशानी, क्योंकि वो पहले के जो हमले थे उसी से वो परेशान था, और फिर उसकी जहनी हालत बिगड़ती गई, और फिर उसने अपने आप को टांग दिया। He died from hanging। इसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अव्वल तो ये कि जो असल साइंसदान होता है उसके नजदीक सच्चाई के सिवा और कोई चीज नहीं है। वो हद्दुल इम्कान कोशिश करता है कि बातों को समझे, बातों को अपने दिमाग के अंदर सुलझाए। अब ये अफसोस की बात कि वो उस गुत्थी को सुलझा नहीं सका। चलो, अगर नहीं सुलझा सकता तो सोचता रहता, लेकिन वो इस जहनी कैफियत में पहुंच गया था कि उसके लिए फिर जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा, और उसने अपने आप को मार दिया। तो आई फाइंड दिस वेरी रिमार्केबल। बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उन चंद लोगों में से है जो अपनी बात को इतना सीरियसली लेते थे कि दे फाउंड नो मीनिंग इन लाइफ इफ कन्फ्रंटेड विथ इनसॉल्युबल प्रॉब्लम्स। कैसे, हाउ डू यू गेट फ्रॉम ए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन टू अ फर्स्ट ऑर्डर, जो आप अगर यहाँ आम लोगों से पूछे तो हमें क्या फर्क पड़ता, लेकिन जिसकी जिंदगी इसके साथ जुड़ी हुई है उसके लिए ये सबसे ज्यादा मानेखेज चीज बनती। ओके, अब इसके बाद फिर हम डिस्कशन कर सकते हैं। मैनी थिंग्स टू टॉक अबाउट हियर। सर, ये आखिरी बात से फिर वो इंट्रॉपी की बात आ जाती है कि इट कम्स टू दैट पॉइंट, इफ इट कम्स टू दैट पॉइंट, तो इट मीन्स कि इंट्रॉपी तो कंट्राडिक्ट हो गई, बट इंट्रॉपी इज इस्टेब्लिश्ड नाउ कि इंट्रॉपी बढ़ती है, और अभी तक जितनी भी साइंस ने जहाँ तक पहुँचा है तो इंट्रॉपी हमेशा ही बढ़नी है, उसने ये तो इस्टेब्लिश। अब इसका ये जो एर्गोडिक हाइपोथेसिस या थ्योरम है, ये डिस्क्वालीफाई हो गए, इट मींस। अच्छा, अब इसमें बहुत पेचीदगियां हैं, लेकिन इसका जो आसान हल है ना वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये कि ये ये पूरी चीज क्वांटम मैकेनिक्स के बाद खुद एक 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 इबाम का शिकार हो गई, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का ये कहना है कि आप एक पार्टिकल को यूं पहचान भी नहीं सकते। यानी क्वांटम मैकेनिक्स ने इसकी जड़ें काट दी ना। हाँ, कि आप पोजीशन और मोमेंटम एक्स और पी एक्स को बैक वक्त नहीं जान सकते। तो फिर भी एक क्वांटम एर्गोडिक थ्योरम है जिसको यूं बयान किया जा सकता है कि अगर आपका स्टेट वेक्टर इस जगह पे है तो क्या ये घूम फिर कर उसी जगह लौटेगा हिल्बर्ट स्पेस में कि नहीं। तो देयर इज अ क्वांटम एर्गोडिक थ्योरम एज वेल, मगर उसका फिर एंट्रोपी के साथ क्या ताल्लुक है ये एक पेचीदा मसला है। ओके सर, ये जो बोल्ट्जमैन डीमन था और मैक्सवेल डीमन था, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें।
अच्छा, तो ये आप शैतानी ताकतों की तरफ मुझे ले जाना चाहते हैं। अच्छा, तो मैक्सवेल ने मैक्सवेल के जहन में बड़े नए और अनोखे ख्यालात आते थे, और उसका एक उसने एक ऐसा ख्याली शैतान, जिसको मैक्सवेल्स डीमन कहते हैं, इजाद किया, जिससे खुद ब खुद एंट्रोपी घट सकती है। तो फर्ज कीजिए कि ये एक तो ये सारे इस वक्त रेड मॉलिक्यूल्स हैं। फर्ज कीजिए कि हम दो किस्म के मॉलिक्यूल्स इस डब्बे में रखते हैं, एक जो लाल हैं, एक जो हरे हैं। अच्छा, जो हरे मॉलिक्यूल्स हैं वो आहिस्ता चलते हैं, जो जो तेज चलने वाले हैं वो जो 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 लाल हैं वो तेज चलते हैं। यहां पर एक शैतान खड़ा है, और इस शैतान के हाथ में एक प्लेट है। वो प्लेट उठाकर इस छेद को बंद कर सकता है या खोल सकता। अच्छा, जब ये देखता है कि एक सुर्ख लाल मॉलिक्यूल उसकी तरफ आता है, तो वो इस छेद को खोल देता है। जब वो देखता है कि एक हरा जब वो देखता है कि एक हरा मॉलिक्यूल इसके तरफ आ रहा है, तो वो बंद कर देता है। तो जो लाल वाले हैं वो इस छेद में से गुजर जाएंगे, और एक के बाद दीगरे, क्योंकि कोई चांस तो बनता है ना कि वो इस छेद की तरफ आएंगे, टकरा टकरा कर दीवारों के साथ आखिर वो इधर से इधर दाखिल हो जाएंगे। लिहाजा एक एक मॉलिक्यूल को ये शैतान पहचानता है, और जो सुर्ख हैं उनको गुजरने देता है, जो हरे हैं उनको नहीं। और इस तरह से सारे रेड मॉलिक्यूल्स इस तरफ पहुंच गए। अब उसने यही काम अब उल्टा दिया कि सिर्फ ग्रीन को इस तरफ जाने दिया, यानी कि ये खुद ब खुद एंट्रोपी बदल सकता है। अच्छा, इसके पास जो प्लेट है, इसको कोई काम नहीं करना पड़ता, ये बस ऊपर करता फिर नीचे करता, ऊपर करता नीचे करता। लिहाजा ये आइसोलेटेड सिस्टम होने के बावजूद, ये तो आइसोलेटेड है ना, इसका दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो आप समझ लीजिए कि कायनात है, लेकिन इस कायनात की एंट्रोपी खुद ब खुद घट जाती है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की खिलाफ वर्जी है बज़ाहिर, मगर इसमें इसका हल क्या है? असल में इसको डिटेक्ट करने के लिए भी कुछ एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप किसी मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट ना करें, आपको पता नहीं चल सकता कि वो है कि नहीं वहां पर। लिहाजा ये असल में सेकंड लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं है। सो जो इन्फॉर्मेशन वो अपने माइंड में स्टोर कर रहा है डीमन, तो वो दोबारा से एंट्रोपी को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो भी उस सिस्टम का हिस्सा है। हाँ हाँ, और
उसको फिर बिल आखिर ये इंफॉर्मेशन मिटानी पड़ेगी, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन वो इन्फिनिट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं, अपने अंदर स्टोर नहीं कर सकता, एंड डिलीटिंग इंफॉर्मेशन कैरीज एन एनर्जी कॉस्ट। सो सर जो डेफिनेशन एंट्रोपी की हमने की है उसको हम कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के हवाले से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो जितने पॉसिबल कन्फिगरेशंस हो सकते हैं एक सिस्टम के, वो उसका फेज स्पेस है, और उसका लॉग, तो W जो यहाँ पर है, दिस इज द नंबर ऑफ पॉसिबल कन्फिगरेशंस ऑफ द सिस्टम। तो फर्ज कीजिए कि आपने इसको किसी मखसूस एनर्जी पे रखा हुआ है, तो जिसको माइक्रो कैनोनिकल आंसाम्बल कहते हैं, उसकी एनर्जी में थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, और तो वो जो वॉल्यूम बनता है फेज स्पेस का, दैट वॉल्यूम इज रियली W। सो इंफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन हम एंट्रोपी की करते हैं कि ये इंतशार से रिलेटेड है, तो क्या ये एक प्रिसाइज डेफिनेशन बनती है? बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और देखें ना, ये जब यूं लिखा जाता है, ये प्रिसाइज नहीं है अगर आप 10 पार्टिकल्स 100 पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप 100 से 500 तक जाते हैं, then it becomes very good। अच्छा, 500 से अगर आप 5000 तक चले गए तो उससे और अच्छा हो जाएगा, 5 अरब तक गए, और करते 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 आप ऊपर चलते चले गए, तो उसी हिसाब से ये ज़्यादा प्रिसाइज होगा। और जो फ्लक्चुएशंस हैं, तो ये मुझे ये कहना चाहिए कि बोल्ट्जमैन ने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बुनियाद रखी थी। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में एवरेजेस होते हैं, और फिर उन एवरेजेस के इर्द गिर्द कुछ फ्लक्चुएशंस भी होते हैं। तो उसने उन फ्लक्चुएशंस का भी हिसाब लगाया, और जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उसी हिसाब से वो फ्लक्चुएशंस कम होंगी। तो देखें, मज़े की बात ये, और मैं जब मैंने पहली बार स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ा ना, तो मैं बड़ा ही हैरान हुआ कि देखें, हम फिजिक्स में वन पार्टिकल सिस्टम तो शुरू दिन से पढ़ते हैं, वो तो मैट्रिक में एफएससी में जो न्यूटन्स लॉ है। फिर जब 2 पार्टिकल्स का पढ़ते हैं, तो वो 2 पार्टिकल्स को असल में आसानी से 1 पार्टिकल प्रॉब्लम में तब्दील किया जा सकता। अच्छा, जब आप 3 पार्टिकल्स पर पहुंचे तो उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं, एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं। लाप्लास जो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, जिसके नाम से बहुत से थ्योरम्स मंसूब हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिसाल के तौर पर, लाप्लास ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, नाकाम हुआ। ओनली 3 पार्टिकल्स, 4 पार्टिकल्स तो कोई माई का लाल नहीं हल कर सकता, और फिर आप आगे चलते जाएं। लेकिन जब आप इन्फिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर आते हैं, तो सब ऐसे 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 वो सारे जवाब निकलते आते हैं। ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की खूबसूरती। सर बहुत अच्छा लेक्चर था सर, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के। तो सर हम कह सकते हैं कि बोल्ट्जमैन ने मतलब जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लॉजियस ने प्रूव किया था, उसको बेसिकली उसने बस इतना मॉडिफाई कर लिया कि पहले साइंटिस्ट मतलब ने ये दरियाफ्त किया था कि एंट्रोपी ऑलवेज नेवर डिक्रीजेस, स्टेज द सेम और इंक्रीजेस, लेकिन बोल्ट्जमैन ने ये उसमें एडिशन ये की कि एंट्रोपी ऑलमोस्ट ऑलवेज इंक्रीजेस, कि वो डिक्रीज भी कर सकती है। नहीं 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 नहीं, देखें, एक है जो मुझे इसका जिक्र करना चाहिए था। ये बोल्ट्जमैन एच थ्योरम के नाम से कहलाता है। तो एच एक ऐसी क्वांटिटी है जो, देखिए मैंने क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स इस्तेमाल ही नहीं की है ना, लेकिन आप ये एक इस जैसी चीज़ है। लेट मी नॉट डिफाइन व्हाट एफ इज, बट
देयर इज समथिंग कॉल्ड एफ लॉग एफ, ये एच की डेफिनेशन, और एच हमेशा बढ़ता है, हमेशा बढ़ता है, तो ये एंट्रोपी की मानंद एक चीज है। तो मैंने आपको बताया कि अर्गोडिक हाइपोथेसिस से तो बोल्ट्जमैन बहुत परेशान था, इसलिए कि एच कभी अपने पुराने हाल पे वापस आता नहीं। सर लेकिन मतलब फ्लक्चुएशन हो के सारे पार्टिकल्स, प्रोबेबिलिटी तो है ना कि वो बॉक्स के एक साइड पे चले जाएंगे, मतलब बोल्ट्जमैन ने यही दरियाफ्त किया ना कि प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है एंट्रोपी के डिक्रीज होने की, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है लेकिन फिर भी है तो सही, तो डिक्रीज तो हो सकती है ना एंट्रोपी। बल्कि सर वो लेनर्ड सस्किंड का आपको पता है, उसका मैंने एक लेक्चर देखा था, बड़ा अच्छा लेक्चर है, वाई इज़ टाइम अ वन वे स्ट्रीट, जिसमें उसने टाइम के एरो पे पूरा बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर दिया सेंटर फे इंस्टीट्यूट की उस पर यूट्यूब चैनल पे। उसने एग्जैक्टली यही बात की थी कि बोल्ट्जमैन की इनोवेशन यही थी इस फील्ड में कि उसने इसको बदल दिया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को टू से कि एंट्रोपी ऑलमोस्ट ऑलवेज इंक्रीजेस। उसका मेन काम उसका यही था कि मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है फ्लक्चुएशन हो के कि एंट्रोपी एकदम से डिक्रीज हो जाए फिर वो वापस इंक्रीज होगी इस तरह। नहीं नहीं नहीं, देखें जो एच थ्योरम है उसमें एच कभी घट नहीं सकता, इट्स अ वन वे स्ट्रीट। एच मतलब एंट्रोपी है या फिर क्या है? उसकी तरह की एक चीज है, बट दिस इज समथिंग दैट विल ऑलवेज कीप इंक्रीजिंग। तो ये घूम फिर कर वापस उसी हाल में पहुंचना, ये ये थ्योरम उसको मना करता है, नहीं हो सकता इस थ्योरम के मुताबिक। तो यही वो मसले थे जिसने बोल्ट्जमैन को बहुत परेशान किया था। अब अर्गोडिक थ्योरम पहुंच तो सकता है ना, क्योंकि एर्गोडिक थ्योरम अगर सही है तो पहुंचेगा तो सही ना अपनी इनिशियल स्टेट में वापस, फिर एंट्रोपी डिक्रीज नहीं हो जाएगी वापस मतलब। तो हमेशा तो देखें, ये बिल्कुल जो आप कह रहे हैं मुमकिन है कि अगर ये इस कमरे के सारे एटम्स उस कोने में रख दिए जाएं और फिर एकदम छोड़ दिए जाएं तो ये पूरे कमरे में फैल जाएंगे। या चलिए एटम्स को छोड़ें, फर्ज कीजिए कि आप पिसी हुई काली मिर्च और नमक एक माचिस की डिब्बी में डालते हैं, पहले अलग अलग हैं, फिर आप उसको हिलाते हैं तो गटमट हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, आप उसको हिलाते जाएं, कभी वो पुराने हाल तक आप नहीं पहुंच सकेंगे कि सारे मिर्च के जर्रे इस तरफ हैं और नमक के उस तरफ हैं। प्रोबेबिलिटी तो लेकिन है ना कि हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी है। यही तो बोल्ट्जमैन का काम था, बोल्ट्स यही तो कहा था कि हल्की सी तो है प्रोबेबिलिटी, चाहे वो नहीं, वो बोल्ट्जमैन का काम नहीं था ना, बोल्ट्जमैन उसका उलट कर रहा है ना, बोल्ट्जमैन उसका उलट कर, लेकिन जो उनका अलग हो जाना वो तो फिर उसके लिए जितना वक्त दरकार होगा, दैट विल बी मेनी 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 बिलियंस ट्रिलियंस 10 to the power 30। इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, ये नहीं कह रहा कि वो हो जाएगा हमारी लाइफ टाइम में या नहीं। नहीं, लाइफ टाइम ऑफ द यूनिवर्स 10 to the many powers of the lifetime of the universe आप डालें उसमें, हाँ हाँ हो तो सकता बिल्कुल, लेकिन आप क्या देखेंगे? डेफिनेटली आप नहीं देखेंगे वो। ऐसा सर वो उसमें लेक्चर में उसने ये भी बताया था कि बोल्ट्जमैन का ख्याल ये था कि बिग बैंग, पता नहीं अब उसको बिग बैंग का वो मानता था उसको या नहीं, लेकिन अब बिग बैंग को इस तरह हम तसव्वुर कर सकते हैं ना कि अगर इटर्नल यूनिवर्स है भी तो इटर्नल यूनिवर्स अपने वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे चली गई, वो उस फेज पे से होती और वो वापस अपने एक ही पॉइंट पे तमाम मैटर मरकूज़ हो गया और फिर उसके बाद फिर से फैल गया, उसके बाद इन बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद फिर से वो यूं हो जाएगा, फिर से वो एक्सपैंड हो जाएगा, इस तरह करके भी हम वो बिग बैंग को समझ सकते हैं ना। देखें आप थोड़ा इसमें थोड़ा सा
कुछ दिहाइयों की आप गलती कर रहे हैं इसमें। बिग बैंग का तस्वुर जो है वो 1920s का है, हबल के बाद का है। बोल्ट्जमैन 1904 में मर गया, 1906 में, 4 में, 6 में, ओके। तो दिस इज लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स। बिग बैंग का तस्वुर उसके बहुत बाद में आता। उससे पहले आम सोच ये थी कि कायनात हमेशा से थी और हमेशा तक रहेगी। अच्छा, हमेशा मीन्स हमेशा, कि कोई लिमिट नहीं है इस तरफ, कोई लिमिट नहीं है उस तरफ। तो फिर ये जो अर्गोडिक थ्योरम है मायने रखता है कि ठीक है, बेशक 10 to the 10 साल ही क्यों ना लगे, लेकिन आखिर उसके नजदीक से तो ये गुजर जाएगी। अब हमें पता है कि यहां सिर्फ इधर तक है, लिहाजा ये प्रैक्टिकली तो कोई अहमियत नहीं रखता। वैसे एंट्रोपी आप मानते हैं ना, एंट्रोपी डिक्रीज हो सकती है, एंट्रोपी अगर वापस तो मतलब कि कुछ ना कुछ तो। नहीं, एंट्रोपी को देखें डिफाइन कैसे किया, के लॉग डब्ल्यू, उसमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात नहीं है। दिस इज द phase space which is available to a system which has a certain energy या certain average energy। तो S उसके प्रोपोर्शनल है। S की जो भी कीमत हो, ये S इंडिविजुअल पार्टिकल्स को ट्रैक नहीं करता। जो आप कह रहे हैं कि सिस्टम का बिहेवियर हम जानना चाहते हैं इतने वक्त के बाद, वो तो आपको डायरेक्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन इंटीग्रेट करके ही पता चल सकता कि कौन सा जर्रा। तो देखें, अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात आती है। अगर आज हम कायनात के हर जर्रे की पोजीशन और उसकी स्पीड जाने, किसी तरह से जान लें, यानी कि ये एक पार्टिकल है और हर पार्टिकल के बारे में ये मालूमात हासिल कर सकें, तो क्या आने वाले वक्तों में हम बता सकते हैं कि ये पार्टिकल्स कहाँ होंगे? जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फर्ज कीजिए कि एक इतना बड़ा कंप्यूटर है कि वो न्यूटन्स लॉज को सॉल्व करके हमें आगे तक की मालूमात दे सके। जिस तरह एक पत्थर को मैं फेंकता हूं, तो उस पत्थर की जो इक्वेशन है, न्यूटन्स लॉ है, वो सॉल्व करके मैं जान सकता हूं कि ये ऐसे जाएगा। ठीक, 2 पार्टिकल्स हों कोई मसला नहीं, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल्स कोई मसला नहीं। बड़ा कंप्यूटर है हमारे पास, चलो 4 से 4 लाख कर लेते हैं, फिर भी बहुत बड़ा कंप्यूटर। अगर 4 अरब खरब पार्टिकल्स हों तो और ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर चाहिए होगा। लेकिन जो शुरू में मालूमात थी वो आने वाले वक्तों को मुकम्मल तौर पर फिक्स कर लेती है, उसका तयन हो जाता। ये डिटर्मिनिज्म कहलाता। अच्छा, अब इसमें 2 खराबियां हैं। एक तो ये कि क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये नहीं बताती, लेकिन चलो क्वांटम मैकेनिक्स को दफा करो। केओस थ्योरी वो ये कहती कि अगर इसमें इसके जानने में, किसी एक अदद के जानने में थोड़ा सा भी एरर हो, तो बस आप एक हद तक आगे जाकर पेशेंटगोई कर सकते हैं, उसके बाद फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। लिहाजा डिटर्मिनिज्म के अब कई मुख्तलिफ पहलू सामने आए। एक जो क्वांटम मैकेनिक्स से मुताल्लिक है, एक जो क्लासिकल मैकेनिक्स में रहते हुए आपको ये पता चलता है कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर अप टू अ पॉइंट। और सर आपको बोल्ट्जमैन ब्रेन्स के बारे में क्या ख्याल है? बोल्ट्जमैन ब्रेन्स
वो भी इसी कॉन्सेप्ट से निकलता है ना कि मतलब अगर हम एक तरफ ये सिचुएशन देखें कि जो हमारी जिस तरह असल में बिग बैंग हुआ है और यूनिवर्स इवॉल्व हुई है, अर्थ बनी है और हमने कॉन्शियसनेस अटेन की है और अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, एज अपोज टू अनदर सिनेरियो जिसमें यूनिवर्स में पार्टिकल्स स्प्रेड आउट हैं और एक फ्लक्चुएशन होती है पार्टिकल्स की, जिससे एक मोमेंटरीली एक ब्रेन फॉर्म हो जाता है और उसके अंदर कन्फिगरेशन ऐसी होती है कि वो यही चीज़ें सोच रहा होता है कि जिस टाइम कि इस वक्त हम इस सिचुएशन में बैठे हैं। तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन प्योरली कैलकुलेशन करें तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कहीं ज़्यादा है कि फ्लक्चुएशन से एक ब्रेन मोमेंटरीली पैदा हो जाएगा जो कि यही चीज़ें सोच रहा होगा जो हम अभी सोच रहे हैं, एज अपोज टू कि सारी चीज़ें असल में हुई हैं। तो ये काउंटर इंटुइटिव सा एक कंक्लूजन इससे निकलता है बोल्ट्स एंड ब्रेन्स का, जो कि एंटरटेन भी हुआ है बहुत और काफ़ी अर्से से कॉन्सेप्ट आया हुआ है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कहीं ज़्यादा है इसकी कि फ्लक्चुएशन से एक छोटा सा ब्रेन बन जाएगा, क्योंकि इसकी एज अपोज टू कि असल में अर्थ बनी है और असल में हम सब ने इवॉल्व किया है और हम असल में सारे थॉट्स हम सोच रहे हैं और जो भी हमारा पास्ट है वो असल में हुआ है, उसके बनिस्बत इसकी प्रोबेबिलिटी कहीं ज़्यादा है कि बाय रैंडम फ्लक्चुएशन एक ब्रेन फॉर्म हो गया जिसमें एग्जैक्टली वही मेमोरीज और कनेक्शंस थे जिसने हमें ये सोचने में मजबूर कर दिया। तो ये बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है। तो प्रोबेबिलिटीज़ पे जाएं साइंटिफिक थिंकिंग अगर हम करें तो हमें इस चीज़ को जो है थोड़ा ज़्यादा इमोशनली हम इसको नहीं मान सकते, लेकिन लॉजिकली तो हमें इसको मानना चाहिए प्रोबेबिलिस्टिकली। बहुत कहीं ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, 10 to the 10 कहीं ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रैंडम फ्लक्चुएशन से हो जाएगा ये सारा कुछ। बड़ी खौफनाक से सिनेरियो है लेकिन नहीं लेकिन इट इज़ नॉट वेरी कन्विंसिंग जो आपने मुझे मैं पहली बार बोल्ट्जमैन ब्रेन का सुन रहा हूँ। ज़रूर किसी ने इसकी बात की होगी, शायद किसी और वक्त कोई आप में से इसके ऊपर प्रेजेंट करना चाहे। लेकिन देखें, जो हमारे पास एक काफ़ी जामे नज़रिया है कि ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ ज़मीन पर, जिसमें पहले तो एमिनो एसिड्स बनते हैं, एमिनो एसिड से प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन से फिर सादा किस्म के जानदार बनते हैं, उनकी एवोल्यूशन होती है। वो एवोल्यूशन जो अब हमारे सामने होती हुई नज़र आ रही है, तो जो इर्तिका का पूरा नज़रिया है, और आप माइक्रोस्कोप के नीचे भी आप देख सकते हैं कि वायरसेस किस तरह से, नए वायरसेस किस तरह से बनते हैं। ये पूरा जो किस्सा कोविड का है वो उसके हक में एक दलील है। तो वो एक बड़ी मुफस्सिल जामे चीज़ हमारे सामने है। तो ये जो रैंडम फ्लक्चुएशन से बोल्ट्जमैन का दिमाग इस तरह से बन गया, मुझे तो बहुत ही इम्प्रॉबेबल लगता। अगर तो रैंडम फ्लक्चुएशन से एक यूकैरियोट भी बन जाए जो कि सादा तरीन जानदार है, जानवर तो बहुत बाद में आए ना, जानदार है जो मोस्ट एलिमेंट्री थिंग, वो भी रैंडम कैसे बनेगा? आई डोंट नो। और आप इतनी दूर तक क्यों जाते? व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट डीएनए? डीएनए एटम्स मॉलिक्यूल्स का वो एक सालिमा है, एक मॉलिक्यूल है। क्या वो रैंडमली बन सकता? उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालें, पता नहीं कैसे निकालेंगे। लेकिन बस आर्गुमेंट बस यही है कि मतलब असल में एवोल्यूशन और मतलब असल में यूनिवर्स का बनना और हमारा यहाँ तक पहुँचना, इसकी भी एक बहुत कम प्रोबेबिलिटी है ना, एज़ कम्पेयर टू अगर हम कहें कि ब्रेन बन जाएगा। बस वो प्रोबेबिलिटी से कंपेयर किया गया है इसमें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की भी है कि हम असल में सब कुछ वजूद में आया और सब चीज़ों ने उसी तरह इवॉल्व किया जिस तरह हमें लग रहा है, वो सब लॉज ठीक हैं, हमारी सारी जो पिक्चर है दिमाग में कि किस तरह यूनिवर्स यहाँ तक पहुँची वो सब ठीक है। उसकी इससे कहीं कम प्रोबेबिलिटी है कि बाय रैंडम फ्लक्चुएशन वी आर जस्ट हमें रैंडम एक थॉट आ गई और फिर वो चीज़ वापस इवेपोरेट हो गई। बस एक थॉट एक्सपेरिमेंट, इस तरह सिमुलेशन थ्योरी है वो, मतलब ये इम्प्लॉजिबल लगते हैं लेकिन इम्प्रॉबेबल नहीं है। सिमुलेशन थ्योरी भी लोग हैं वो भी इम्प्रॉबेबल सी चीज़ लगती है। इम्प्रॉबेबल के बजाय अगर इम्पॉसिबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो फिर मैं इत्तेफाक करूँगा आपसे। ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से है।
जनरली जब एटम्स जो नहीं सर केमिकल बॉन्डिंग जब बनाते हैं तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। जनरली हम कहते हैं कि एटम्स अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, जैसा डुप्लेट रूल है या ऑक्टेट रूल है। तो जब हम एंट्रोपी की बात करते हैं इसमें जनरली यह है कि डिसऑर्डरनेस है या रैंडम है, तो हम जैसे बड़े तनाजुर में इसको देखते हैं। तो क्या इनमें कोई अगर इनको हम कंपेयर कर ले तो कोई इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं आती, या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इस टर्म्स में? जिस तरह से एक मॉलिक्यूल बनता है वो एनर्जी को मिनिमाइज करता, या अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो गिब्स फ्री एनर्जी उसमें मिनिमाइज हो जाती है, या एंथैल्पी मिनिमाइज हो जाती है। अच्छा, तो एक रूल के तहत ये एटम्स का जोड़ तोड़ होता है, और उसमें हाँ एंट्रोपी का डेफिनेटली किरदार है, क्योंकि वो एक रैंडम एनवायरनमेंट में होता है। तो इसमें एंट्रोपी हमेशा उस तरफ जाती है, आइसोलेटेड सिस्टम अगर हो, एंट्रोपी बढ़ने की तरफ जाती है। अगर आप बाहर से कोई इसको हीट फराहम कर रहे हैं तो, या उसमें से निकाल रहे हैं, तो फिर ये बात दुरुस्त नहीं होगी। मगर आपका सवाल एग्जैक्टली क्या है? सर मेरा सवाल ये है ना कि मतलब जनरली अगर हम देखें तो हर चीज़ अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाती है। जब हम बड़े तनाजुर में देखते हैं, जो जैसा कि आपने ये कहा कि कायनात जो नहीं है वो उसकी जो फ्यूचर है वो बहुत मतलब ख़तरनाक है, या मतलब एंट्रोपी उसमें रैंडमनेस बढ़ जाता है। खतरनाक तो मैंने नहीं अभी कहा, खतरनाक नहीं, मतलब इट इज सम सॉर्ट ऑफ रैंडमनेस उसमें आ जाता है, डिसऑर्डरनेस। बेसिकली ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स ऑन द लार्ज स्केल रैंडमनेस की तरफ जा रही है, लेकिन ऑन द स्मॉल स्केल चीजें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रही यस, माइक्रोस्कोपिक अच्छा लेवल अच्छा पे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो बिल्कुल मुनासिब सवाल है कि कहीं पर आपको ऑर्डर पैदा होता हुआ दिखाई देता है। तो मिसाल के तौर पर हम खुद इस बात की दलील हैं कि ये एक ऑर्डर्ड सिस्टम है, मेरा जिस्म एक ऑर्डर्ड सिस्टम है, मगर मेरे अंदर जो इस जिस्म के जो अज्जा हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, वो बिखरे हुए थे, वो फिर जुड़ के मेरा जिस्म बनाते हैं। अच्छा, बिखरे हुए थे ना, यानी कि ज़्यादा एंट्रोपी की हालत से कम एंट्रोपी की हालत में पहुंचे, ऐसे तो होता। लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को देख रहा हूं ना, अगर मैं पूरी कायनात को देखूं तो आखिर वो जो एटम्स थे वो जो बिखरे हुए थे, अब कहीं से कोई एनर्जी मिली जिससे ये ट्रांसफॉर्मेशन मुमकिन हो सकी। और अगर आप कुल सिस्टम को देखें तो हाँ, यहाँ पर एंट्रोपी घट गई, लेकिन उधर एंट्रोपी बढ़ गई। अगर आप दोनों की जमा लें तो जो नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी है, जो नेट चेंज इन एंट्रोपी है, वो पॉजिटिव है। तो कहीं पर एंट्रोपी घट जाती है, लेकिन और जगहों पर एंट्रोपी बढ़ती है। दोनों की जमा पॉजिटिव है, यानी कि बढ़ती। सर एक और सवाल सो ये है एंट्रोपी कैन डिक्रीज लोकली बट नॉट ग्लोबली। ओके, क्या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो नहीं है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सपोर्ट करती है? देखें, ये कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। थर्मो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जानदारों के बारे में है, और एवोल्यूशन के जो उसूल हैं वो आप थर्मोडायनेमिक्स से अखज़ नहीं कर सकते। शायद किसी दिन कोई ज़्यादा जामे थियरी बने, लेकिन इस वक्त तो हम नहीं कह सकते कि एवोल्यूशन के पीछे जो दलाइल हैं क्या हम वो थर्मोडायनेमिक्स से या फिजिक्स के किसी थियरी से अखज़ कर सकते हैं, ऐसा अभी नहीं है। थैंक यू।
So these are questions from Facebook. Ahmad Khan asks, is there anywhere in the observable universe that has absolutely nothing? इसी का अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, was there? अच्छा, एक एक करके फिर। हाँ, तो सवाल ये है कि इज देयर एनी प्लेस इन द यूनिवर्स वेयर देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग? नहीं, उसका जवाब है नो, नॉट पॉसिबल। आप जहां भी जाएंगे कायनात में तो उधर बिग बैंग की बाकियात आपको दिखाई देगी। जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है वो हर तरफ फैली हुई है, लेकिन उसके अलावा जो मलबा है बिग बैंग का और शक्लों में वो भी आपको मिलेगा। हाँ, स्पेस में आपको बहुत लो डेंसिटी ज़रूर मिलेगी, मैटर की लो डेंसिटीज मिलेंगी, लेकिन ज़ीरो डेंसिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसी की कंटिन्यूएशन है, was there ever a time when absolutely nothing existed? तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता है, इसलिए कि हम बिग बैंग से पहले पहुंच नहीं सकते, और पिछले लेक्चर्स में इस पर ख़ासी बात हुई है कि टाइम खुद मायने खो देता है जूं जूं हम पीछे की तरफ जाते हैं, लिहाजा मैं इसके जवाब देने से कासिर हूँ। मुबशर सईद पूछ रहे हैं, इज टाइम बिकॉज ऑफ एनाट्रोपी और एंट्रोपी इज फ्री ऑफ टाइम? हम ये जानते हैं कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है और इसीलिए एक वक्त का धारा बनता है, वक्त एक ही समत चलता है। हमने कभी ये नहीं देखा, बहुत सी मिसालें हमारे सामने आई हैं कि एक टूटा हुआ ग्लास खुद से जुड़ जाए, और वो इसलिए कि ये W यहाँ पर उसकी इजाज़त नहीं देता। अब अगर दुनिया में, अगर कायनात में कोई मादा ना होता, क्या वक्त फिर भी वजूद रखता? ये मसला फलसफियों के लिए, फिजिसिस्ट के लिए नहीं, क्योंकि मैं इस बात पे मुसिर हूं कि व्हाट यू कैन नॉट मेजर वी डोंट हैव टू वरी अबाउट। लेकिन फिर वो ख्याल आता है कि वो पॉजिटिविस्ट मोहम्मद नईम पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टाइम रिवर्सल ऑन फंडामेंटल लेवल कंसेप्ट? तो ये मैंने कुछ बताने की कोशिश की थी, मिट गया यहाँ से। जो न्यूटन्स लॉज हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं, इनमें टाइम रिवर्सल है। आप t को -t करते हैं, कोई चीज़ नहीं बदलती। हाँ, जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन तक पहुँचते हैं और उसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन d/dt, उधर t को आप -t करते हैं तो फिर वहाँ वो होल्ड नहीं करता। लेकिन टाइम रिवर्सल को हम क्वांटम मैकेनिक्स में एक ज़्यादा एक मुख्तलिफ अंदाज में ट्रीट करते हैं, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी लेना होता है। एनीवे, तो क्या मज़ीद क्या सवाल था? टाइम रिवर्सल के कंसेप्ट को फंडामेंटल लेवल पे कह रहे थे। हाँ, तो जहाँ जहाँ हमने टाइम रिवर्सल को परखा है फंडामेंटल लेवल पर, पार्टिकल फिजिक्स में, तो इट होल्ड्स टू एन एक्सेलेंट अप्रोक्सीमेशन। लेकिन फील्ड थियरी में, पार्टिकल फिजिक्स में एक थियरम है जो CPT थियरम कहलाता, और उसका ये कहना है कि हाँ, चार्ज अगर पार्टिकल की जगह एंटी पार्टिकल हो, पैरिटी जो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ये अगर वायलेट हो तो ये CP अपना साइन चेंज कर देगा। टाइम रिवर्सल यहाँ से गारंटीड है अगर CP गारंटीड है,
लेकिन अब सीपी की वायलेशन बहुत हल्की सी दिखाई दी है, हल्की सी, और ये इस बात की तरफ इशारा है कि शायद टाइम रिवर्सल एक एग्जैक्ट सिमेट्री नहीं है, लेकिन जो इसकी वायलेशन है वो बहुत कम है, 10 to the -12 14 के लगभग किसी एक एक्सपेरिमेंट में। मगर ये खुला सवाल है और ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है कि क्या टी को -t करने से बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स बदलते हैं या वैसे ही रहते हैं। इसका मुकम्मल जवाब अब तक हमारे पास नहीं है, तलाश किया जा रहा। मिस्ट्री ऑफ टाइम पे एक लेक्चर रख लीजिएगा, कंतरा कह रही है जी, कंतरा कह रही है कि मिस्ट्री ऑफ टाइम पे भी एक लेक्चर रखिएगा। हाँ, क्लास 10। यस, फिर किसी वक्त। That concludes Okay. online questions. Right, Thank you. thank you very much.